जय हिंद एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डिफेंस मंत्रा। लास्ट सेशन में हमने राइज ऑफ मराठास के बारे में बात करी थी और किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का राइज हुआ था और उन्होंने पहले आदिल शाही सल्तनत और उसके बाद मुगल एम्पायर के अगेंस्ट रेबेलियन किया था और रेबेलियन करके एक इंडिपेंडेंट किंगडम क्रिएट कर लिया था फ्रॉम विद इन द मुगल एम्पायर, या यूं कहे कि मुगल एम्पायर और आदिल शाही सल्तनत के बीच में से। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से 6 साल तक एक इंडिपेंडेंट रूलर रहते हुए उन्होंने अष्ट प्रधान के सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया था, जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था और आगे चल के भी जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन रहा उसका बेसिस था। आज हम देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बाद में जो थोड़ी बहुत बात हमने लास्ट सेशन में करी थी कि किस तरह से आने वाले मराठास ने छत्रपति शिवाजी के डिसेंडेंट्स ने फ्रॉम संभाजी टू राजा राम टू ताराबाई स्ट्रगल किया था। लेकिन उसके बाद आज हम ये देखेंगे कि पेशवास की लीडरशिप में किस तरह से मराठा एम्पायर का राइज हुआ। कटक से लेकर अटक तक मराठा फ्लैग भारत के अंदर लहरा गया। मुगल जो कि पहले पैरामाउंट पावर हुआ करते थे, अब वही मुगल मराठास के अंडर में एक प्रोटेक्टेड पावर बन के रह गए। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा क्या हुआ जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठास की डिफीट हुई और वो जो एक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा एम्पायर था वो अचानक क्रम्बल हो गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मराठा एम्पायर यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई की हार के बाद भी मराठा एम्पायर कायम रहा, लगभग 10 साल के लिए लड़खड़ाया। लेकिन 1771 से लेके लगभग 1795 या 1800 के बीच में एक बार फिर मराठा एम्पायर का रिजरेक्शन हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं वो पहले वाली जो बात थी, एक पैरामाउंट पावर की बात, वो कहीं ख़त्म होती नजर आई पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। पूरी तरह से एकदम डिक्लाइन नहीं हुआ। ये 1800 तक एक बड़ी पावर के रूप में मराठास सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में रहे थे। लेकिन पंजाब के ऊपर जो उनका कंट्रोल था या बियॉन्ड पंजाब के इलाकों में जो उनका कंट्रोल था वो कमज़ोर पड़ गया था या ख़त्म ही हो गया था। और 1803 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हार के बाद ये नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर भी जो मराठास का कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन आज अपन ये देखेंगे कि 1761 की वो लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसने एक मेजर ब्लो दिया मराठा पावर को। ऑल्दो नॉट completely deteriorated it was, but still it had a very big impact on the मराठा पावर, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। कुछ चीज़ें तो अपन डिस्कस कर चुके हैं और हाँ, ऑब्वियसली एंड में कुछ क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे जो एनडीए सीडीएस के अंदर पहले पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो भाई ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया था राइज ऑफ मराठास अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ मराठास अंडर द पेशवास। तो हुआ ये था कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई, मराठास स्ट्रगल कर रहे थे, मराठास का स्ट्रगल चल रहा था। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हुई तो कहीं ना कहीं मराठास को भी एक रिलैक्सेशन मिला होगा कि अब वो जो थ्रेट अपने को औरंगजेब या मुगल से था वो अब नहीं रहा। क्योंकि अब देखो सीधी सी बात थी कि औरंगजेब के अगेंस्ट इतने रेबेलियंस हुए थे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रूल ऑलरेडी डिक्लाइन शुरू हो चुका था, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका था मुगल एम्पायर का। और उसकी डेथ के बाद तो वो डिसइंटीग्रेशन बहुत तेज़ी से हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि औरंगजेब की डेथ के बाद मराठास एकदम से कंसोलिडेट हो गए? तो ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था? तो देखो, हुआ ये था कि एक्चुअली मराठास में भी डिसयूनिटी हो गई थी, मराठास में भी डिवीजन हो गया था पावर का। वो कैसे हुआ था डिवीजन? तो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं शिवाजी का, जिनसे मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई है। अब शिवाजी के बाद में उनके दो बेटे थे, एक संभाजी और एक थे राजा राम। पहले संभाजी ने रूल किया,
पर संभाजी को औरंगज़ेब ने पकड़ लिया था और औरंगज़ेब ने उनको पकड़ के बहुत टॉर्चर किया, बहुत अत्याचार किया और उनको मार दिया था। और संभाजी के जो बेटे थे, जिनका नाम साहू जी था, ही वॉज टेकन एज अ कैप्टिव, नॉट एज अ प्रिजनर बट ही वॉज टेकन एज अ कैप्टिव। और बहुत लंबे समय तक संभाजी के बेटे साहू जी और साहू जी की मदर, संभाजी की वाइफ, ये मुगलों की कैप्टिविटी में रहे थे। सो ही हैड अ सन, साहू जी। और फिर राजा राम ने सब कुछ संभाला था। राजा राम के साथ उनकी वाइफ, राजा राम की डेथ के बाद उनकी वाइफ ताराबाई ने रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाया था। ताराबाई और राजा राम के भी एक बेटे थे जिनका नाम था शिवाजी, जिन्हें शिवाजी सेकंड भी कहा जाता है। तो अब क्या हुआ था, 1707 तक आते आते 1645 से शिवाजी रहे थे, अपन मान लेते 1680 तक। यहां पे आ गया साल 1707। अब मराठा थ्रोन के दो कंटेंडर बन गए। 1707 में औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह फर्स्ट, जो रूलर बनता मुगल एम्पायर का, वो क्या करता है कि साहू जी, जो अब तक मुगलों के कैप्टिविटी में थे, संभाजी के बेटे, उनको रिलीज कर देता है और बोलता है कि जाओ, अब आप, यू आर फ्री टू रूल। हम आपको रिलीज करते हैं एज अ गुडविल जेस्चर कि हमारे फादर ने जो कुछ भी किया औरंगजेब ने, हम उससे अलाइंड नहीं है, और एज अ गुडविल जेस्चर मराठों के साथ में अच्छे संबंध हम बनाना चाहते, तो हम आपको रिलीज करते। साहू जी को रिलीज कर दिया। तो साहू जी ने रिलीज होने के बाद ये क्लेम किया कि भाई, शिवाजी के बाद संभाजी रूलर बने थे, संभाजी का बेटा मैं हूं, तो आई एम द छत्रपति। इधर शिवाजी, संभाजी की डेथ के बाद में राजा राम ने रूल किया था और लड़ाई लड़ी थी। तो राजा राम के जो बेटे थे, जो शिवाजी सेकंड थे, वो ये क्लेम कर रहे थे कि आई एम द राइटफुल क्लेमेंट ऑफ, आई एम द राइटफुल ओनर ऑफ द थ्रोन। तो अब क्या हुआ, मराठा एम्पायर के अंदर जो राजगद्दी थी उसके दो दावेदार बन गए। मुगलों की ये पॉलिटिक्स थी। मुगलों ने जानबूझ के शाहू जी को उस समय छोड़ा जब वो जानते थे कि शिवाजी सेकंड क्लेम कर रहे थ्रोन के ऊपर और बैठे हुए। तो इन्होंने साहू जी को रिलीज कर दिया ताकि साहू जी और शिवाजी सेकंड के बीच में राइवलरी शुरू हो जाए और मराठास वीक पड़ जाए। तो उनकी पॉलिटिक्स सही थी उनके हिसाब से। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मराठास की जो पावर थी, उनका जो किंगडम था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक साहू जी, जो सातारा नाम की जगह से रूल करने लग गए, और एक शिवाजी सेकंड, जो कोल्हापुर नाम की जगह से रूल करने लग गए। तो इस तरह मराठा पावर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, सातारा के मराठास या सातारा के छत्रपति और कोल्हापुर के छत्रपति, है ना। ये डिवीजन हो गया मराठास में। तो ऐसा नहीं था कि औरंगजेब की डेथ हुई तो मराठास और स्ट्रांग हो गए, इमीडिएटली नहीं हुए, इमीडिएटली नहीं हुए, और शिवाजी के डिसेंडेंट्स की लीडरशिप में नहीं हुए। इनफैक्ट शिवाजी की लीडरशिप, शिवाजी के जो डिसेंडेंट्स थे वो तो डिसइंटीग्रेट हो गए दो पार्ट में। अब यहाँ पे साहू जी जो होते हैं, साहू जी के एक मिनिस्टर थे, साहू जी के मिनिस्टर थे बालाजी विश्वनाथ, जो थे पेशवा। साहू जी के एक मिनिस्टर थे बालाजी विश्वनाथ, जो पेशवा थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे उनके। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज होती है, मुगलों ने साहू जी को तो रिलीज कर दिया था, लेकिन साहू जी की मदर को अब तक रिलीज नहीं किया था। बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे साहू जी के, उन्होंने मुगलों के साथ में बातचीत करी, नेगोशिएशंस करे, डिप्लोमेसी करी, और साहू जी की मदर को भी रिलीज करवा लिया। तो साहू जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला कि यार, बालाजी विश्वनाथ तो इतने बढ़िया मिनिस्टर है कि उन्होंने मेरी मदर को भी मुगलों के साथ में नेगोशिएशन करके रिलीज करवा लिया। पहले मुगलों ने साहू जी को रिलीज किया था पर उनकी मदर को कैप्टिविटी में ही रखा था कि भाई
इनको हम रिलीज़ कर रहे हैं आपको, कल को आप फिर रेबेलियन कर दो हमारे अगेंस्ट, तो आपकी मदर ज़मानत के तौर पे हमारे साथ रहेगी। बट बाद में साहू जी के रिलीज़ होने के बालाजी विश्वनाथ ने नेगोशिएशंस किए और इनकी मदर को भी रिलीज़ करवा लिया। तो ऑब्वियसली किसी भी बेटे के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसकी मदर अगर कैप्टिविटी में है और रिलीज़ हो जाए। और ऐसा करवाने में जो इंसान अच्छा रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो इंसान बहुत खास हो जाएगा आपके लिए। तो बालाजी विश्वनाथ साहू जी के लिए बहुत क्या हो गए, खास हो गए। और खुशी में आके साहू जी ने ये डिक्लेरेशन किया कि अब से जो पेशवा होगा वो इन्हीं के चित्पावन ब्राह्मण वंश का होगा और इन्हीं की चित्पावन ब्राह्मण वंश का जो बड़ा बेटा होगा वो पेशवा बनेगा। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो अब ये तय हो गया कि बालाजी विश्वनाथ तो पेशवा है, अगला पेशवा उनका बेटा बनेगा। और जब 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई तो उनकी जगह लेते हैं उनके बेटे, जिनका नाम होता है बाजीराव। जिनको आप बाजीराव पेशवा या पेशवा बाजीराव के नाम से जानते हैं। ओरिजिनल जो इनका नाम होता है वो था वीसाजी। जो इनका नाम रखा गया था वो वीसाजी रखा गया था, बट ही वॉज बेटर नोन एज बाजीराव पेशवा। 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ की डेथ होती है तो एज पर द वर्ड्स ऑफ साहू जी की आपके वंश के ही लोग अब पेशवा बनेंगे। तो सबसे बड़े बेटे बालाजी विश्वनाथ के वीसा जी यानी कि बाजीराव थे, वो पेशवा बन गए। मात्र 20 साल की एज थी। और इस इंडिविजुअल के अंदर जो विजन था वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स था। उस जमाने के हिसाब से मराठों के कॉन्टेक्स्ट में वो विजन बहुत आउटस्टैंडिंग था, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स था। और वो विजन था पूरे इंडिया के अंदर मराठा एम्पायर को एक्सपैंड करने का विजन। इस तरह का विजन, ये जो टेरिटरी है डेक्कन की टेरिटरी, कभी किसी ने नहीं देखा। हमने हमेशा ये देखा भारत के इतिहास में, मौर्यों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को रूल किया, गुप्तों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को रूल किया, कभी हर्षवर्धन सम्राट बन के आया, कभी उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारियों ने आके भारत के बड़े हिस्से को रूल किया। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा कि डेक्कन की तरफ से कोई आगे बढ़ के भारत को डोमिनेट कर रहा है। डेक्कन की पावरफुल किंगडम्स ने भी अपने आप को बस डिफेंड किया। पुलकेशिन सेकंड बहुत पावरफुल था, पुलकेशिन सेकंड ने अपने आप को सिर्फ डिफेंड किया अगेंस्ट हर्षवर्धन, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी। पहली बार भारत के इतिहास में डेक्कन की तरफ से कोई आगे बढ़ रहा था और ऐसा विजन लेके आया था कि मैं पूरे इंडिया को कॉन्कर करूंगा, मराठा एम्पायर को पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड करूंगा। तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग विजन था, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स विजन था बाजीराव का। जब ये विजन उन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज के सामने रखा तो ऑब्वियसली पहले पहल तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकली लगा होगा, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन किया। लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री and the branches will fall of themselves. Listen but to my counsel and I shall plant the Maratha flag on the walls of Atak. अटक जो है, अटक वर्ड यूज हो रहा है, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ मुगल्स। मुगल एम्पायर का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स था वो अटक तक था। अटक मतलब आप समझ लीजिए आज का जो नॉर्दर्न पाकिस्तान वाला इलाका है जहाँ से अफगानिस्तान की बॉर्डर्स लगती है, वो अटक का इलाका था। सो ही प्रॉमिस्ड। इनका सबसे पहले ये मानना था कि देखो मुगल्स जो है अब पहले जैसे स्ट्रांग नहीं रहे। औरंगजेब की डेथ की वजह, औरंगजेब के दौर में ऑलरेडी बहुत सारे रेबेलियंस हो चुके मुगल्स के अगेंस्ट, तो उनका बहुत लॉस हो गया है। उनके क्लोज एलाइज भी अब उनके साथ में नहीं रहे जैसे पहले थे। दूसरा, जो नए मुगल एम्परर्स आए हैं वो सब नशे के आदी है, अय्याश है, तो उनका ध्यान पॉलिटिक्स में और स्टेट क्राफ्ट में और मिलिट्री मैटर्स में बहुत कम है। तो हमको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये देखने में तो मुगल बहुत बड़े लगते हैं, बहुत ताकतवर लगते हैं, बट ये पेड़ अंदर से खोखला हो चुका है। अगर एक स्ट्राइक इसके तने पर जोरदार तरीके से मार दिया जाए
तो इसकी ब्रांचेस अपने आप गिर जाएगी। ये इनका विजन था और इसी विजन को इन्होंने छत्रपति साहू जी के सामने रखा कि आप मुझे रिसोर्सेज दीजिए और मुझे अथॉरिटी दीजिए, मैं अपनी टेरिटरी को फर्दर आगे एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि मुगल दिल्ली में स्ट्रांग है, उसके आसपास भी स्ट्रांग होंगे, लेकिन अब मुगल अपने फ्रंटियर्स के इलाकों में, फ्रंटियर्स मतलब सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स नहीं, फ्रंटियर्स मतलब सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, इधर मुगलों की पकड़ कमज़ोर हो चुकी है और अगर हम हमला करेंगे तो हम ग्रेजुअली आगे बढ़ते बढ़ते एक्सपैंड करते जाएंगे। ये इनका विजन था। शाहू जी ने इस विजन को अप्रिशिएट किया और उसके बाद बाजीराव ने इसी विजन के तहत अपनी लिमिटेड लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव आर्मी को लेके एक्सपैंड करना शुरू किया और एक्सपैंड करते हुए इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और कई लड़ाइयाँ हुई। सबसे पहला और मेजर चैलेंज उस समय राइजिंग मराठा पावर के सामने था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। देखिए जो हैदराबाद है वो इससे पहले मुग़ल एम्पायर का एक प्रोविंस हुआ करता था, उससे पहले वो कुतुब शाही डायनेस्टी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता था। लेकिन अब मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद एक बार फिर से हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो चुका था, ऑटोनॉमस हो चुका था। हालांकि मुग़लों के साथ अभी भी इनका एसोसिएशन था, बट फिर भी ये ऑटोनॉमी एंजॉय करने लग गए थे। और हैदराबाद ये क्लेम करता था कि डेक्कन का एरिया उनका है, जिसमें मराठा टेरिटरीज भी आती थी। मराठा क्लेम कर रहे थे कि महाराष्ट्र के इलाके और उससे लगते हुए इलाके उनके हैं, जिसमें हैदराबाद की टेरिटरीज ओवरलैप हो रही थी। तो इससे पहले कि बाजीराव पेशवा मुगलों के अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन लेते, उनको पहला चैलेंज फेस करना पड़ा था हैदराबाद की तरफ से कि पहले हैदराबाद के निज़ाम को आसफ अली, जो उस हैदराबाद का निज़ाम था जिसका नाम आसफ जहाँ था, चिन किलिच खान था, पहले उसको डील करना था। और इसी बाबत इनकी पहली बार एक लड़ाई होती है बैटल ऑफ पलखेड़, जिसको मैं मिलिट्री हिस्ट्री में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त मन्यूवरिंग वाला बैटल था ये, जो बाजीराव ने लड़ा था। और लिमिटेड आर्मी, लिमिटेड रिसोर्स, लेकिन टरीन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और उसकी मदद से अपने से ज़्यादा शक्तिशाली आर्मी को एक पहाड़ी इलाके में ट्रैप कर देना, ऐसा ट्रैप कर देना जहाँ पर कि उस आर्मी को पानी का एक्सेस बंद कर दिया जाए। एक ऐसे इलाके में उसको ट्रैप कर दो जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है और उसके बाद उसको सरेंडर करने पे मजबूर कर दो। और यही पलखेड़ में एग्जैक्टली हुआ। बाजीराव ने अपनी जनरलशिप और अपनी कैवलरी मैन्यूवरेबिलिटी के दम पे अपने से ज़्यादा शक्तिशाली हैदराबाद के निज़ाम की आर्मी को एक सूखे बंजर इलाके में ट्रैप कर दिया और ऐसी जगह जहाँ पे उनको पानी मिल नहीं सकता था। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सरेंडर कर दिया और वो सारी टेरिटरीज जिसके ऊपर मराठास क्लेम करते थे वो मराठास को देने के लिए राज़ी हो गए। उसके बाद बाजीराव पेशवा ने इनको छोटी छोटी बैचेस में रिलीज़ करके हैदराबाद वापस जाने दिया। एक स्प्लेंडेड विक्ट्री अचीव करी अपने एक बहुत मेजर ओपोनेंट के सामने। और उसके बाद या उसके फेज़ में, उसी फेज़ में इन्होंने फर्दर नॉर्थ में आगे बढ़ना शुरू किया और प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में मालवा और वेस्ट में गुजरात, इन इलाकों को, ये सब मुगल सूबे हुआ करते थे। मालवा मध्य प्रदेश में, गुजरात, ये बड़े बड़े मुगल प्रोविंसेस हुआ करते थे। इनके ऊपर अटैक करके इनको लूटा भी और मालवा जैसे एरियाज के ऊपर तो कंप्लीट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। बाजीराव पेशवा ने अपनी जो सेना बनाई थी ऑर्डिनरी लोगों से बनाई थी। बाजीराव पेशवा की जो सेना थी वो कोई कास्ट स्पेसिफिक सेना नहीं थी। बाजीराव पेशवा की सेना एक ऐसी सेना थी जो कॉमन, ऑर्डिनरी लेकिन एंथुजियास्टिक और एम्बिशियस इंडिविजुअल्स से मिलके बनी थी। राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर जैसे लोग थे इसके अंदर, जो बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते थे। ज़्यादा से ज़्यादा पाटिल थे, उससे ऊपर की इनकी रैंक्स नहीं थी, लेकिन अच्छे वॉरियर्स थे। अपने लोगों के ऊपर इनका अच्छा कमांड था, लोगों के ऊपर इनको भरोसा था।
लोगों को इनके ऊपर भरोसा था और सबसे बड़ी बात बाजीराव ने इनके ऊपर भरोसा किया और इन्हीं की मदद से मुगलों को कई मोर्चों पे हराया, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में। और इन इलाकों की सूबेदारी फिर जीते हुए लोगों को ही दे दी। मल्हाराव होलकर को इंदौर की सूबेदारी दे दी मालवा जीत के। राणोजी सिंधिया को उज्जैन की सूबेदारी दे दी। और उस समय जो मुगल एम्पायर का जो सेंट्रल प्रोविंस या मालवा हुआ करता था, उसकी जो मेन कैपिटल होती थी वो उज्जैन ही होती थी। इंदौर तो उस समय इतना बड़ा शहर नहीं था, उज्जैन बहुत बड़ा शहर था, महेश्वर बहुत बड़ा शहर था। तो महेश्वर होलकरों को दे दिया, उज्जैन सिंधियाओं को दे दिया और पूरे मालवा के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया। इसके अलावा बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, बुंदेलखंड के राजा थे छत्रसाल, जिन्होंने पिछले कई डिकेड से मुगलों के अगेंस्ट रिबेलियन करके रखा हुआ था। और औरंगजेब की दौर में भी 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिकों के दम पे महाराजा छत्रसाल ने, जो एक बुंदेला राजपूत थे, औरंगजेब के अगेंस्ट रिबेलियन करके एक बड़े इलाके को बुंदेलखंड के मुगलों के नाक के नीचे से इंडिपेंडेंट करके निकाल लिया था। लेकिन 1728 तक आते आते 1728 तक आते आते ये हुआ कि मुगलों ने एक बड़ा इन्वेजन किया बुंदेलखंड के ऊपर और उसकी घेराबंदी कर दी चारों तरफ से। मोहम्मद खान बंगश बहुत सारे ट्रूप्स लेके आया और छत्रसाल को घेर लिया इन्होंने ओरछा के पास में। अब महाराजा छत्रसाल को ये लगा कि अगर मुझे किसी ने बाहर से मदद नहीं करी तो जौहर और साका करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। तो उन्होंने बाजीराव पेशवा से मदद मांगी, जो उस समय मालवा में थे, जो बुंदेलखंड से रिलेटिवली पास में है। बुंदेलखंड का इलाका, आज का जो महोबा का इलाका, चंदेरी का इलाका, ओरछा का इलाका, छतरपुर का इलाका, ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका है, कोर बुंदेलखंड। और मालवा का इलाका, इंदौर का इलाका, देवास का इलाका, रतलाम का इलाका, सीहोर का इलाका वगैरह वगैरह। तो ये दोनों जगह एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती, मतलब मिलती जुलती नहीं, सॉरी, डिस्टेंस वाइज क्लोज है। तो इन्होंने बाजीराव से मदद मांगी और बाजीराव ने मदद करी। और बाजीराव ने मदद करते हुए मोहम्मद खान बंगश के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। अब मोहम्मद खान बंगश, जो अब तक राजा छत्रसाल को घेर के बैठा हुआ था, खुद घिरा गया। क्या उसके एक तरफ छत्रसाल की बुंदेले राजपूतों की सेना और दूसरी तरफ बाजीराव की मराठा सेना, और बीच में मोहम्मद खान बंगश घेर लिया गया। अब सरेंडर करने की बारी उसकी थी और उसको लिटरली लड़ाई हार के, सरेंडर करके वापस जाना पड़ा दिल्ली की तरफ। ये एक बहुत बड़ी जीत थी बाजीराव पेशवा की और मुगलों की ताकत को कम करने की प्रोसेस में एक बहुत बड़ा कदम था। अब पूरे सेंट्रल इंडिया तक मराठों का दबदबा हो गया था, क्योंकि इस लड़ाई को छत्रसाल तो हार गए थे, वो घेर लिए गए थे, बाजीराव ने आके ही बचाया था। और इसलिए खुश होके छत्रसाल ने बाजीराव को आधा बुंदेलखंड दे दिया। मतलब अब मालवा के साथ साथ आधे बुंदेलखंड के ऊपर भी मराठों का राज हो गया था। इसी प्रोसेस में महाराजा छत्रसाल की एक बेटी मस्तानी की शादी बाजीराव से की गई थी, जिनका कपल बहुत जो एज अ कपल बहुत फेमस है। फिल्में भी देखी होगी आपने, बट खैर अपन उसमें नहीं जाएंगे। बट हाँ, ये उसी पीरियड का, उसी फेज का किस्सा है। इसके अलावा बाजीराव पेशवा के एक भाई थे, छोटे भाई चीमाजी अप्पा। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड कमांडर एंड अ वेरी गुड वॉरियर। चीमाजी अप्पा ने भी बाजीराव के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और सक्सेसफुली लड़ी, जैसे जंजीरा के सिद्दी। देखिए, जंजीरा वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर एक आइलैंड है, कोस्ट के नज़दीक एक आइलैंड है, जहाँ पे सिद्दीज रूल किया करते थे। सिद्दीज बेसिकली वो अफ्रीकन स्लेव्स थे, जो दिल्ली सल्तनत और डेक्कन की सल्तनतों के दौर में गुलाम बना के लाए गए थे और बाद में इनमें से कुछ बड़े ऊंची रैंक्स पे गए थे और खुद की पावर इन्होंने अज्यूम कर ली थी। तो एक कोस्टल आइलैंड था छोटा सा जंजीरा का, वहाँ पे रूल करते थे और मराठों के लिए हॉस्टाइल थे।
तो मराठों ने इनको भी डिफीट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ चीमाजी अप्पा। इसके अलावा बाजीराव ने एक स्ट्राइक किया था दिल्ली के ऊपर 1736 में। बाजीराव की बचपन से बहुत इच्छा थी कि एक बार दिल्ली के ऊपर हमला करके मुगलों को ये बताना है कि मराठे जो है वो आपको भी रेंज में ले सकते हैं, आपके ऊपर भी हिट कर सकते हैं, आपको भी अपनी रेंज में ले सकते हैं। वो थ्रेट क्रिएट करना चाहते थे मुगलों के माइंड में कि मराठास आर नॉट फार फ्रॉम दिल्ली। तो इन्होंने 1736 में अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया दिल्ली की तरफ, और उसके बाद अपनी आर्मी के एक मेजर चंक को डाइवर्ट कर दिया लखनऊ की तरफ, अवध की तरफ। अब मुगलों को लगा कि अवध पे हमला कर रहे हैं लूटने के लिए, तो मुगलों ने अपनी बहुत सारी आर्मी अवध के डिफेंस के लिए भेज दी। तो दिल्ली डिफेंसलेस हो गया और बाजीराव अपने कुछ स्मॉल ट्रूप्स के साथ में इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली की मेन फोर्स अवध की तरफ चली जाए। और जैसे ही उनको सही मौका मिला उन्होंने बहुत तेज स्ट्राइक कर दिया दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली समझ नहीं पाए, मुगल समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि मराठों का हमला अवध की तरफ होने वाला है, क्योंकि मराठों की मेजर फोर्स जो बड़ी संख्या में दिख रहे थे वो अवध की तरफ मूव कर रहे थे। पर बाजीराव ने बहुत कम ट्रूप्स की मदद से दिल्ली पे हमला किया, दिल्ली को कैप्चर किया, 3 दिन तक अपने कंट्रोल में रखा। और 3 दिन बाद जब उनको लगा कि अब अवध गई हुई फोर्सेस वापस लौट सकती है तो ये वापस छोड़ के चलेगा। ऑब्जेक्टिव दिल्ली को कैप्चर करना नहीं था, शायद कैपेबिलिटी भी नहीं थी उस समय, बट ये बताना चाहते थे दिल्ली को कि अब हम इस लायक हो गए कि तुम पे स्ट्राइक कर सकते। साइकोलॉजिकली उनको प्रेशर में लाना चाहते थे कि अब तुम्हारी राजधानी भी सेफ नहीं है मराठों से, और उसमें वो सक्सेसफुल हुए थे। इसके अलावा बाजीराव पेशवा के छोटे भाई चीमाजी अप्पा ने 1737 में पोर्चुगीज के अगेंस्ट भी एक बड़ी डिसाइसिव और विक्टोरियस लड़ाई लड़ी थी। पोर्चुगीज जो गोवा और उसके आसपास के इलाकों में थे और लोकल पॉपुलेशन का बड़ा दमन करते थे, उनके अगेंस्ट भी चीमाजी अप्पा ने एक मिलिट्री एक्सपीडिशन करके उनको भी डिफीट किया था कि तुम भी अपनी हद में रहो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैटल ऑफ भोपाल 1738। जब बाजीराव की पावर बहुत बढ़ गई, उनकी जुर्रत बहुत बढ़ गई, वो दिल्ली से लेके, गोवा से लेके, हैदराबाद से लेके, गुजरात से लेके मालवा, हर इलाके में छा गए। तो मुगल, हैदराबाद के निज़ाम और जो दूसरे नवाब थे वो सब एक हो गए कि बाजीराव की बढ़ती हुई पावर को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और सबने कंबाइंड होके मालवा के ऊपर एक बड़ा हमला किया। तो उनको काउंटर करने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो भोपाल में लड़ी गई, उसको बैटल ऑफ भोपाल बोलते हैं। मुगलों ने ये सोचा था, या नवाबों ने ये सोचा था कि क्योंकि बाजीराव हिट एंड रन टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं, मन्यूवर करते हैं, तो इसकी वजह से इनको सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर पिच्ड बैटल हो, आमने सामने की लड़ाई हो, तो नवाब और मुगल भारी पड़ेंगे। लेकिन बाजीराव ने इनको यहाँ पे भी गलत साबित कर दिया। भोपाल के अंदर जो लड़ाई हुई वो पिच्ड बैटल थी, और इस पिच्ड बैटल में भी बाजीराव ने कंबाइंड आर्मीज जो नवाबों की और मुगलों की थी उसको डिफीट किया, और हैदराबाद के बाकी सबको तो भगा दिया इन्होंने लड़ाई करके, हैदराबाद के निज़ाम को पकड़ लिया। क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम को एक बार वो पलखेड़ में भी हरा चुके थे, और तब उसको मना किया था। हैदराबाद के निज़ाम को ये कहा था कि अब मैं मुगलों के अगेंस्ट जो भी मिलिट्री एक्सपेडिशन करूंगा आप बीच में नहीं आओगे, और वो मान गया था। लेकिन 1738 में फिर वो बीच में आया। तो इस बार बाजीराव ने उनसे कहा कि भाई, वाई शुड आई लीव यू, यू डिड नॉट कीप योर वर्ड्स, तुमने अपने शब्दों का मान नहीं रखा, और एक बार फिर मेरे बीच में आए, जबकि मैंने पिछली बार तुमको छोड़ दिया था। इस बार मैं तुम्हें नहीं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं। तो हैदराबाद के निज़ाम ने लिटरली कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, मेरे को छोड़ दो। तो बाजीराव ने बोला ठीक है, तुम कुरान के ऊपर सबके सामने हाथ रख के कसम खा रहे हो, तो अब मुझे लगता है कि शायद इस कसम को नहीं तोड़ोगे, और तोड़ोगे तो तुम्हारी थू थू होगी, तो अब तुम जा सकते हो। तो उसको जाने दिया।
तो 1738 तक यानी कि 18 सालों में बाजीराव ने अपना डंका बजा दिया था, दिल्ली से लेके हैदराबाद तक और गुजरात से लेके बुंदेलखंड तक। और वो जो विजन था कि मराठा सिर्फ वेस्टर्न महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों तक लिमिटेड नहीं रहेंगे बल्कि उससे भी आगे बढ़ेंगे, उसको पूरा करके दिखाया था, उसको अचीव कर लिया था इन्होंने। इस प्रोसेस में इन्होंने दो तरह के टैक्सेस वसूल करने शुरू किए थे। ये दो तरह के टैक्सेस वसूल करते थे। इस बीच अंग्रेज़ों ने बाजीराव के बारे में बहुत तारीफ लिखी है, जो मैं पढ़ के बताता हूँ। Bajirao, the great Peshwa, was without doubt the most outstanding statesman and general India produced in 18th century. If Shivaji was the founder of Maratha state, Baji Rao could claim that he was the one who saved it from disruption and transformed what was national state into an empire. शिवाजी ने जिस किंगडम को फाउंड किया था, बाजीराव ने उसको एम्पायर बना दिया और उसको डिसरप्शन से भी बचाया, क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई थी यहाँ पे, ये बढ़ चुके थे यहाँ पे। वो तो बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव आया और उसने मराठा फ्लैग को जो आगे बढ़ाया, तो वो डिसरप्शन पीछे छूट गया, नहीं तो मराठास डिवाइड हो चुके थे। तो डिसरप्शन से भी बचाया और एक एम्पायर भी बनाया। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टैक्स थे जो ये वसूल करने लग गए थे, और वो जो टैक्स थे उसमें पहला टैक्स था चौथ, which was 1/4 of the total revenue of मुगल एम्पायर या मुगल प्रोविंसेस या मुगल एम्पायर लिख देता हूं। और दूसरा था सर देशमुखी, वन बाय टेंथ ऑफ टोटल प्रोड्यूस फ्रॉम मराठा टेरिटरीज। ये दो तरह के टैक्स जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं। एक चौथ, बाजीराव ने जितने भी मुगल प्रोविंसेस को जीता था, तो वो मुगल प्रोविंसेस से जो भी टैक्स मुगल्स लेते थे उसका 1/4 अपने पास रखते थे। इसको चौथ बोलते थे। बहुत मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो गया था मराठों के लिए, और इससे मराठों की इकोनॉमिकल कंडीशन और इम्प्रूव हुई थी। और दूसरा था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी एक ऐसा टैक्स था जो मराठा उन टेरिटरीज से लेते थे जिसको वो ट्रेडिशनली अपना ही मानते थे, और वहाँ से टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 1/10 हिस्सा वो लेते थे टैक्स के रूप में। तो ये दो टैक्सेस ये लेते थे, और चौथ इनके लिए एक नया टैक्स बन गया था, जो नई नई मुगल एम्पायर की प्रोविंसेस इन्होंने जीती थी या जहाँ पे इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बन गया था, वहाँ से ये लेते थे। तो इस तरह मराठा अब टेरिटोरियली भी इंक्रीज हो रहे थे और इकोनॉमिकली भी स्ट्रेंथन हो रहे थे चौथ जैसे टैक्सेस की मदद से। तो वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे। और फिर उसके बाद में जब बाजीराव की डेथ हुई 1740 में, देखिए बाजीराव कोई बहुत उम्र दराज नहीं थे, 40 ईयर्स के ही थे वो। 40 ईयर्स की एज में जब उनकी डेथ हुई तो अनटाइमली डेथ हुई। डेथ कैसे हुई उनकी? ये मालवा के इलाके में गर्मी के मौसम में बहुत लंबा इन्होंने एक एक्सपेडिशन किया था गर्मी के मौसम में, तो इनको लू लग गई थी, हीट स्ट्रोक हो गया था। तो वो हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के किनारे पर ही कुड नॉट सर्वाइव और उनकी डेथ हो गई थी। वहाँ पे आज भी उनका एक स्मारक बना हुआ है, और उसको ये
मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस जगह का, वो हमेशा दिमाग में रहता है, अभी भूल गया मैं उसका नाम। क्या नाम है, रावेड़ खेड़ी, रावेड़ खेड़ी बोलते हैं उसको। वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी डेथ के बाद चीज़ें बिखर गई। उनका बेटा था, बड़ा बेटा। उनके बड़े बेटे का नाम था नाना साहेब, जो एज अ रूलर बाजीराव, एज अ रूलर बालाजी बाजीराव के नाम से जाने गए। और उन्हीं बालाजी बाजीराव के छोटे भाई, यानी कि बाजीराव के छोटे बेटे, उनका नाम था रघुनाथ राव। तो ये जो दोनों भाई थे, बाजीराव के दोनों बेटे, एक बालाजी बाजीराव और उनका छोटा भाई रघुनाथ राव, ये दोनों भी बिल्कुल अपने फादर की तरह थे। खास तौर पे छोटा बेटा जो रघुनाथ राव थे। इसके अलावा चीमाजी अप्पा के बेटे भी बड़े हो गए थे, सदाशिव राव उनका नाम था। बाजीराव और मस्तानी के जो बेटे थे, शमशेर बहादुर, वो भी बड़े हो गए थे। तो अब मराठास में कमांडर्स बहुत सारे हो गए थे। बाजीराव के दो बेटे, चीमाजी अप्पा का एक बेटा, मल्हाराव होलकर के बेटे, राणोजी सिंधिया के 3-4 बेटे, उसके अलावा जो पवार थे और दूसरे लोग थे, उन सबके बेटे अब बड़े होके तैयार हो गए थे। एंड दे वर ऑल वेरी वेल ट्रेन्ड एंड वेरी वेल मोटिवेटेड। तो अब मराठा टेरिटरीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग गई थी। इस ज़माने में ये पंजाब भी जीत चुके थे। और पंजाब जीतते जीतते ये एक्चुअली अटक तक पहुंच गए थे, जहां पर पहुंचने का कभी बाजीराव ने सपना देखा था। अटक में भी मराठा झंडा इन्होंने लहरा दिया था। इधर कटक के इलाकों में भी ये जीत चुके थे। तो एक बड़ी कहावत उस समय चलती थी, कटक से अटक तक। कटक मतलब उड़ीसा, अटक मतलब नॉर्थ पाकिस्तान। कि कटक से अटक तक मराठा साम्राज्य फैल चुका है। बहुत तेज जबरदस्त ग्लोरी हो गई थी मराठा साम्राज्य की। और इसी समय अपने पीक पे मराठा साम्राज्य के डिक्लाइन की शुरुआत हुई। वजह क्या थी? वजह थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो अहमद शाह अब्दाली के साथ में लड़ी गई थी, उसके अगेंस्ट लड़ी गई थी। उस लड़ाई की वजह क्या थी? अहमद शाह अब्दाली ने इनसे लड़ाई क्यों लड़ी? देखो, प्राइमरी वजह अहमद शाह अब्दाली की मराठों से लड़ाई की जो थी, प्राइमरी वजह वो थी टेरिटरी। मराठे अटक तक आ गए थे। अटक एक ऐसी जगह थी जिसको अफगान भी क्लेम करते थे और मुगल्स भी क्लेम करते थे। मराठे जब चौथ कलेक्ट करते 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 नॉर्थ में आगे बढ़े, तो वो भी अटक तक आए और उन्होंने क्लेम किया कि भाई अटक मुगलों की फ्रंटियर्स की टेरिटरी रही है, तो हम अटक तक के इलाके से टैक्स कलेक्ट करेंगे। और मराठों के जो कमांडर थे रघुनाथ राव, इन्होंने अब्दाली के बेटे तैमूर को डिफीट किया था और डिफीट करके उसको खदेड़ दिया था अटक से। तो अटक अफगानों के पास आ गया था, मराठों ने अटक अफगानों को हरा के जीत लिया था। तो अब्दाली के दिमाग में मराठे थ्रेट थे कि भाई इन्होंने हमारा अटक हमसे छीन लिया और अब बिल्कुल हमारी बॉर्डर पे आके खड़े हो गए। ऐसा नहीं हो कि और आगे बढ़ जाए, कल से बोलने लग जाए कि हम अखंड भारत बनाएंगे और काबुल तक आएंगे। तो अब्दाली अफगान, उनका जो लीडर था अहमद शाह अब्दाली, उसके दिमाग में तो मराठे एक थ्रेट की तरह थे ही सही। बट फिर भी वो डायरेक्ट बड़ी लड़ाई अवॉइड कर रहा था। दूसरी तरफ मुगलों के बहुत सारे ऐसे गवर्नर्स थे, कमांडर्स थे, नोबलमैन थे, जो मराठों के इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जलन भी थी, परेशानी भी थी, खुद की पावर लूज़ हो गई थी। तो इन लोगों ने मिलके लॉबिंग करना शुरू करी कि भाई मराठों के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कैसे रोका जाए। तो जब डायरेक्टली उनको लगा कि भाई डायरेक्टली मराठों को हम तो लड़ाई में नहीं हरा सकते, तो अहमद शाह अब्दाली को प्रोवोक किया कि भाई आप आओ लड़ने के लिए। आपके पास में वो आर्मी है जिसके दम पे मराठों को टक्कर दी जा सकती है, क्योंकि इंडिया की जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो तो मिलके कुछ नहीं कर पा रहे। अहमद शाह अब्दाली हालांकि मराठों से टेरिटोरियली कॉन्फ्लिक्ट में था अटक को लेके, बट स्टिल वो कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहा था। लेकिन उसको प्रोवोक किया गया इन द नेम ऑफ रिलीजन कि इसी तरह अगर मराठों का प्रभाव भारत में बढ़ता गया तो भारत में इस्लाम खत्म हो जाएगा। ऐसे कुछ सूफी थे जिन्होंने इसको प्रोवोक किया। और फिर
इसको भी धीरे धीरे थ्रेट फील हो रहा था मराठों से, तो ये भी आया लड़ने की, आई हैव टू ट्राई, ट्राई तो करना पड़ेगा एक बार, ये तो कल को हो सकता है मराठास बहुत बड़ा खतरा बन जाए काबुल के लिए भी। तो फिर अब्दाली एक बड़ी मैसिव आर्मी लेके आया, और वो आया भी उस कंडीशन में जब उसको यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला, नजीब खान का सपोर्ट मिला, और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनका कंप्लीट सपोर्ट मिला कि भाई अगर आप आओगे लड़ने के लिए तो हम आपको रसद भी देंगे, पैसा भी देंगे, और इन्फॉर्मेशन भी देंगे सारी जितनी ज़रूरी होती है एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, तो आपको पूरा फुल सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। तो अब्दाली आया एक बार और दिल्ली को लूटने के लिए, उससे पहले भी वो 3-4 बार दिल्ली को लूट चुका था, और इसीलिए दिल्ली के मुगल बादशाह ने मराठों को एक बात कही थी, उनसे ये कहा था कि आप हमारे किंगडम से चौथ वसूल करते हो, अब आपका ये कर्तव्य है कि अगर हम पे कोई विदेशी आक्रमण होता है तो आप हमारी रक्षा करोगे, यू विल डिफेंड अस। 1739 में नादिर शाह दुर्रानी का एक बड़ा हमला हुआ था मुगलों के ऊपर, और लूट के ले गया था वो आधी से ज़्यादा मुगलों की दौलत। तब मुगलों को ये फील हुआ था कि हम डिफेंसलेस हैं, और फिर मराठों ने भी उसी फेज़ में बड़े अटैक्स किए थे। तो दिल्ली ने मराठों से ये कहा था कि भाई नादिर शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग तो बाहर ही हैं, पर आप तो यहीं के हो, तो हम आपको चौथ देने के लिए तैयार हैं, आप हमको प्रोटेक्शन दो। तो अब मराठों का भी ये फर्ज था कि अगर अब्दाली दिल्ली को लूटने के लिए आता है तो मराठे दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे। तो इसीलिए जब अब्दाली मराठों को चैलेंज करते हुए आता है तो वो दिल्ली पे हमला करता है। उसको पूना तक आने की ज़रूरत नहीं थी, उसको पता था कि मैं दिल्ली पे हमला करूंगा, उसको लूटूंगा, तो मराठों को आना ही पड़ेगा उसको बचाने के लिए। और अब्दाली बहुत डीप में जाके मराठों से लड़ना कभी भी नहीं चाहता होगा कि मैं पूना जाके उनसे लड़ूं या सेंट्रल इंडिया जाके लड़ूं, क्योंकि अब्दाली जानता था कि अगर मैं हारा लड़ाई तो मेरा वापसी का रास्ता क्लियर होना चाहिए, जहाँ से मैं फटाफट निकल लूँ पीछे के पीछे से। तो इसीलिए उसने सोचा कि अगर दिल्ली पे इन्वेजन करूँगा, मराठे आएंगे, मराठे आएंगे, दिल्ली के आसपास ही कहीं लड़ाई होगी उनसे, अगर जीते तो बहुत अच्छी बात, और नहीं जीते तो पीछे के पीछे भाग जाएंगे अफगानिस्तान, कोई बहुत दूर नहीं है। तो इस प्लान के साथ में अहमद शाह अब्दाली आता है और दिल्ली को लूटता है। जब मराठों को इसकी खबर लगती है तो उनके ट्रूप्स भी मूव करते हैं, सदाशिवराव भाऊ की लीडरशिप में, जो चिमाजी अप्पा के बेटे थे। और अब मराठों के ट्रूप्स आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं प्रेजेंट डे दिल्ली में। इस समय अब्दाली दिल्ली को लूट चुका था, और दिल्ली को लूट के अब्दाली अब मूव कर चुका था यमुना नदी को पार करके, जिसको आजकल बोलते हैं रुहेलखंड या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाकों में। मराठे पहुंच गए दिल्ली में। अब मराठों का प्लान था कि अब्दाली यहाँ पे है, नदी पार करेंगे और अब्दाली के ऊपर हमला करके उसको क्रश कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम थी यमुना नदी। जो बहुत उफान पे थी उस समय, हालांकि नवंबर का महीना था, बट फिर भी नदी उफान पे थी और पार करना उसको बहुत मुश्किल था। तो मराठों ने बोला कि लेट्स वेट, इंतजार करते, जब नदी का पानी उतर जाएगा तब उसको पार करेंगे। मीनवाइल मराठों को पता चला मराठों को पता चला कि अब्दाली का कुछ इंपॉर्टेंट असला, पैसे, अनाज कुंजपुरा नाम की जगह, समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे है कुंजपुरा नाम की जगह पे मौजूद है, और उसको डिफेंड करने के लिए अब्दाली अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो नदी पार कर गया है और नदी उसके लिए भी उफान पे है। तो इसीलिए मराठों ने तय किया कि इसका फायदा उठा के कुंजपुरा पे अटैक कर दो, और अब्दाली का जमा किया हुआ बहुत सारा राशन लूट लो। और वही हुआ, कुंजपुरा लूट गया। अब्दाली का जो छोटा मोटा गैरिसन वहाँ पे अपॉइंटेड था, मराठों ने उसको स्लॉटर कर दिया, और अब्दाली यहाँ पे बैठा बैठा कुछ भी नहीं कर पाया।
सिर्फ देखता रह गया क्योंकि नदी उफान पे थी। तो अब मराठों की सिचुएशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी इस लड़ाई के अंदर, पर अब्दाली रेस्टलेस हो गया था। और इसी पॉइंट पे अब्दाली ने डिसाइड किया कि चाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, मैं नदी पार करूंगा। और अब्दाली ने नदी पार कर ली। यहां से नहीं करी पार, सॉरी मैंने थोड़ा नीचे से गलत बना दिया। यहां से नहीं करी पार, उसने यहां से नदी पार करी। प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बागपत नाम की जगह है, उसके पास से उसने नदी पार कर ली और नदी पार करके इस तरफ आ गया। इस समय मराठे यहाँ पे थे, नॉर्थ की तरफ थे, और अब्दाली ने यहाँ से नदी पार कर ली। और यहाँ पे अब्दाली जो है अपने फॉर्मेशंस बना लेता है। तो इसने क्या किया, अब्दाली ने अनजाने में मराठों के रिट्रीट के रास्ते और सप्लाई के रास्ते कट ऑफ कर दी। भाई मराठों को सप्लाई कहाँ से आता था? दिल्ली से, ग्वालियर से, बुंदेलखंड से, सेंट्रल इंडिया से, और उसके सारे रास्ते यहाँ पे जाते थे, यहाँ से होके जाते थे। तो यहाँ पे अफगानों ने नदी पार करके सप्लाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। जितने भी रास्ते जाते थे वहां पे अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए। अब मराठा आर्मी नॉर्थ में ट्रैप हो गई और वहां पे उनके पास सप्लाई नहीं थे। और जैसे जैसे दिसंबर का महीना बीता, मराठास के पास जो लिमिटेड सप्लाईज थे वो कम होने लग गए। मराठास की आर्मी के साथ बहुत सारे सिविलियंस भी थे जो उत्तर में तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे, तो उनका भी बोझा था, वो भी कंज्यूम कर रहे थे बहुत सारे सप्लाईज। तो सप्लाईज बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे और हालत ये हो गई थी मराठास की कि अगर और इंतज़ार करते एक आध महीने तो वो भूखे ही मर जाते। अब अब्दाली का रास्ता भी रुका हुआ है उत्तर की तरफ जाने का, लेकिन अब्दाली को पूरे सप्लाईज मिल रहे हैं। उसको नजीबुद्दौला से सप्लाईज मिल रहे हैं, उसको अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सप्लाईज मिल रहे हैं, तो वो वेट कर सकता है। मराठों के साथ ये कंडीशन हो गई थी जनवरी तक आते आते कि एक एक दिन वेट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, और अब्दाली एक डेढ़ महीने आराम से रुक सकता था। और इसी पॉइंट पे मराठास ने डिसाइड किया कि वो अपने डिफेंसिव मोर्चों से आगे बढ़ेंगे और डिफेंसिव मोर्चों से आगे बढ़ के अब्दाली के ऊपर अटैक करेंगे ताकि अब्दाली के नाकेबंदी को तोड़ सकें और उसके साउथ में अपनी पोजीशन ले सके ताकि सप्लाई लाइंस वापस इंटैक्ट हो। और 14th ऑफ जनवरी 1761 को ये लड़ाई की शुरुआत होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कुछ इस तरह से इनका फॉर्मेशन था। सदाशिव राव जो कि मराठा आर्मी के लीडर थे बीच में खड़े थे, उनका एक हैदराबादी तिलंगा तोपची इब्राहिम खान गारदी लेफ्ट में खड़ा हुआ था, राइट में होलकर और सिंधिया खड़े हुए थे अपने मोर्चों में। अफगानों के सेंटर में शाह वली खान खड़ा हुआ था और अब्दाली ने मोर्चा पीछे लिया हुआ था। इनके राइट में हाफिज रहमत खान और बरखुरदार खान खड़े हुए थे और इनके लेफ्ट में नजीब खान और अवध के नवाब शुजाउद्दौला खड़े हुए थे। लड़ाई की शुरुआत यहां पे होती है। जब इब्राहिम खान गारदी अपनी फ्रेंच डिज़ाइन की राइफल्ड तोपों से बरखुरदार खान और हाफिज रहमत खान के ऊपर ज़ोरदार फायरिंग शुरू करते। ऑब्जेक्टिव ये था कि अफ़गानों का ये मोर्चा तोड़ दिया जाए, तो यहाँ से एक गैप क्रिएट हो जाएगा और उस गैप से पूरी मराठा आर्मी पीछे की तरफ निकल जाएगी, या मराठा आर्मी का एक बहुत बड़ा चंक पीछे की तरफ निकल जाएगा और पीछे से अटैक्स कर सकता है फिर अफ़गानों के ऊपर, और अफ़गानों के फॉर्मेशन को तोड़ा जा सकता है। इट वॉज अ गुड प्लान, सक्सेसफुल भी हो रहा था। लेकिन अब्दाली ने रिजर्व्स रखे हुए थे, अब्दाली के पास में रिजर्व्स थे। तो जैसे ही अब्दाली ने रियलाइज़ किया कि ये मोर्चा मराठे तोड़ रहे हैं, तुरंत अब्दाली ने रिजर्व्स भेजे
और जितने भी इनके सैनिक यहाँ पे मरे थे और मोर्चा कमज़ोर हुआ था, उसको दोबारा पैक कर दिया। तो यहाँ से गैप क्रिएट नहीं हो पाया जो कि हो सकता था। फिर उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट इन्होंने ये किया कि जो सदाशिव राव थे, ये विश्वास राव जो बालाजी बाजीराव के बेटे थे, बड़े बेटे थे और अगले पेशवा बनने वाले थे, इन लोगों ने सेंटर पे अटैक किया, सीधे अफगान सेंटर पे अटैक किया और 25,000 घुड़सवार एक साथ अटैक करते हैं अफगान सेंटर के ऊपर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ गैप फ्रॉम हियर। यहीं से एक गैप क्रिएट करेंगे और इसको चीर के निकल जाएंगे दूसरी तरफ, जहाँ पे हमारे सप्लाई लाइंस इंटैक्ट हो जाएंगे और हम अफगानों के पीछे से भी अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत घमासान लड़ाई हुई। वाकई में अफगानों का सेंटर हिल गया था और टूटने की कगार पे आ गया था, बट समहाउ दे मैनेज्ड टू होल्ड देयर पोजीशंस। और यहाँ पे नजीब खान ने आगे बढ़ के सिंधियाओं के ऊपर हमला कर दिया और सिंधियाओं के ऊपर हमला करके ये जो रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया कि सिंधिया किसी भी सूरत में यहाँ पे नहीं पहुंच पाए इनकी मदद करने के लिए। तो नजीब खान ने आगे बढ़ के सिंधियाओं को यहाँ पे एंगेज कर लिया लड़ाई में और उनको यहीं रोक दिया। अब सदाशिव राव, विश्वास राव, शमशेर बहादुर, ये सब यहाँ पे एंगेज हो गए लड़ाई में। इसी प्रोसेस में जो विश्वास राव थे वो एक्सपोज हो गए और अफगानों ने उनको गोली मार दी। विश्वास राव की डेथ हो गई और इससे सदाशिव राव भाऊ इतने विचलित हो गए कि अपने हाथी से उतर के गुस्से में आके अफगानों के ऊपर हमला कर दिया और थोड़ी देर बाद वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। और इसी की वजह से जो मराठास थे उनकी लीडरशिप में केओस हो गया। विश्वास राव मारे गए, सदाशिव राव मारे गए, सिंधिया यहाँ पे होल्ड कर दिए गए। होलकर्स को ऑर्डर्स थे कि आप लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अगर लड़ाई हम हारते हुए दिखते हैं तो जितनी भी रॉयल फैमिली की लेडीज़ थी जो साथ में दर्शन वगैरह के लिए आई हुई थी उनको लेके आप निकल जाओगे। तो होलकर्स यहाँ से बाईपास करके निकल गए। इब्राहिम खान गारदी और उनके ट्रूप्स घेर लिए गए और देखते ही देखते लेट आफ्टरनून तक आते आते ये लड़ाई मराठे हार गए। उनके बहुत सारे कमांडर्स मारे गए, बहुत सारे पकड़े गए, उसके बाद मारे गए, कुछ बच के निकलने में कामयाब हुए, बट दिस वॉज अटर डिस्ट्रक्शन फॉर द मराठास। और यहीं से मराठा पावर का जो एक तूती बोल रही थी अब तक भारत में, वो खत्म हो गई। अहमद शाह अब्दाली जो एक विदेशी आक्रमणकारी था, उसको भारत में नवाब शुजाउद्दौला और नजीब खान से पूरी मदद मिली, क्योंकि पॉलिटिकली वो मराठास के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने पूरी मदद करी उसको। लेकिन राजपूत और जाटों ने मराठों की मदद नहीं करी और उसकी प्रमुख वजह ये थी कि राजपूत और जाट भी यही चाहते थे कि मराठे हार जाए। अब वो ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि मराठा उनसे चौथ वसूल करते थे और बहुत रूथलेसली चौथ वसूल करते थे। कि मराठों से एक गलती हो गई कि उन्होंने उत्तर भारत के हिंदू किंगडम्स को अपने साथ में नहीं मिलाया। उनको भी वैसा ही ट्रीट किया जैसे कि नजीब खान को ट्रीट किया, या अवध के नवाब को ट्रीट किया, या बंगाल के नवाब को ट्रीट किया। और मराठों का चौथ वसूल करने का जो तरीका था वो बहुत क्रूअल था, बहुत रूथलेस था। तो इसीलिए राजपूत और जाट ये भी यही चाहते थे कि मराठे अगर पावर में बने रहे तो वो चौथ कलेक्ट करते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि उनकी पावर ख़त्म हो जाए। तो इन्होंने मराठों की मदद नहीं करी। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है भारत के इतिहास में कि जो भी पॉलिटिक्स थी उसकी वजह से नहीं हुआ। दे वर डिफीटेड। इन्वेडर जो था वो जीत गया और उस इन्वेडर ने जीत के पंजाब तक के, दिल्ली के जितने भी नॉर्थ के इलाके थे वहाँ से मराठा डोमिनेंस ख़त्म कर दिया। अब मराठा डोमिनेंस सिर्फ दिल्ली के साउथ तक रह गया था। और इस लड़ाई के बाद तो इमीडिएटली बहुत ज़्यादा शॉक लगा था मराठास को।
उनके बड़े बड़े लीडर्स मारे गए थे। इस लड़ाई के लगभग 6-8 महीने बाद जो बालाजी बाजीराव थे उनकी भी डेथ हो गई थी। तो मराठा लीडरशिप में एकदम वैक्यूम क्रिएट हो गया था। फिर भी इस लड़ाई के 30-35 साल बाद तक भी मराठा पावर उत्तर भारत में सिग्निफिकेंट रही थी। वो अपन आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे और किसके लीडरशिप में वो राइज हुआ था, मराठास का रीजरेक्शन हुआ था, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मराठास के राइज एंड फॉल का चैप्टर यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से, तो एक एक करके देख लेते हैं उसको। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर? वेरी इजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ही फाउंडर माने जाएंगे। द अष्टप्रधान सिस्टम वॉज रिलेटेड टू? छत्रपति शिवाजी का ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी ये चारों ही है वैसे तो इसमें, तो अष्टप्रधान वॉज रिलेटेड टू, ऑल फोर ही आएगा इसमें। मेरे ख्याल से एक ऑप्शन और होना चाहिए, बट फिर भी अगर एक चुनना हो तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वहीं से बाकी सारी चीज़ें चलती थी। शिवाजी महाराज का कोरोनेशन कब हुआ था? 1674 में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। फिर चौथ वॉज टैक्स इक्वल टू, चौथ मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू टेकन फ्रॉम द मुगल प्रोविंसेस बाय द मराठास। विच टैक्स वॉज कलेक्टेड बाय मराठास फ्रॉम द मुगल टेरिटरीज? अगेन ये घुमा फिरा के इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चौथ है। द मराठा नेवी वॉज डेवलप्ड मेनली टू चेक द पावर ऑफ, तो ये देखो ये जो मराठास की छत्रपति शिवाजी की लीडरशिप में एक नेवी भी डेवलप हुई थी, और वो भी याद रख लेते हैं अपन। नेवी अंडर कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे नाम के एक लीडर थे जिनकी लीडरशिप में मराठों की नेवी डेवलप हुई थी, एंड मेनली पोर्चुगीज और सिद्दीज ऑफ जंजीरा के अगेंस्ट ऑपरेट करने के लिए ये लोगों ने नेवी डेवलप करी थी। हु वॉज द फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर? तो पहले पेशवा जो मराठा एम्पायर के थे ना, अब इसमें जो ऑप्शंस दे के रखे हुए उस ऑप्शन के हिसाब से बालाजी विश्वनाथ है। बट अगेन इसमें एक थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि अगर यही क्वेश्चन शिवाजी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो फिर बालाजी विश्वनाथ तो ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट पेशवा ऑफ शिवाजी। भाई मराठों में पेशवा की पोजीशन तो शिवाजी ने शुरू करी थी, तो पहले पेशवा, अब इस ऑप्शन में तो बालाजी विश्वनाथ है, बट अदरवाइज मोरोपंत पिंगले, ही वॉज द फर्स्ट पेशवा ऑफ शिवाजी, मोरोपंत पिंगले। बाकी इन ऑप्शंस के हिसाब से ही वॉज द फर्स्ट हेरेडिटरी पेशवा। ये पहले हेरेडिटरी पेशवा थे, ये पेशवा थे बट ही वॉज नॉट हेरेडिटरी। हेरेडिटरी का मतलब है कि अब आप जो पेशवा, अब आप ही का लीनिएज पेशवा रहेगा। ये अधिकार सबसे पहले इनको मिला था। बट पहला पेशवा अगर कोई था पूरे मराठा एम्पायर में या शिवाजी का पहला पेशवा, तो मोरोपंत पिंगले थे। हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पेशवा इन मराठा एम्पायर? ऑफ कोर्स इट्स बाजीराव फर्स्ट। Which battle checked Maratha expansion in northern India? Of course, third battle of पानीपत। दिल्ली के नॉर्थ की जितनी भी टेरिटरीज थी वो सब हाथ से निकल गई थी इस लड़ाई के बाद, सब अब्दाली के कब्जे में आ गई थी। Which Mughal emperor spent most of his later years fighting the Marathas? Of course, औरंगजेब ही था वो, जिसके आखिरी के 1680 से लेके 1707 आखिरी के 27 साल सिर्फ मराठों से लड़ा वो, और कुछ सक्सेस नहीं मिली उसको। द गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक ऑफ मराठास वॉज नोन एज गनीमी कावा।
जो मराठों का हिट एंड रन टैक्टिक्स था, इसको लोकली वहां पे गनीमी कावा बोलते थे। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड एट पुरंदर फोर्ट। जब मिर्जा राजा जय सिंह के सामने शिवाजी को सरेंडर करना पड़ा था, तो वो जो ट्रीटी हुई थी पुरंदर के किले में ही हुई थी, इसलिए उसको पुरंदर की ट्रीटी कहा जाता है। ट्रीटी के आगे जो नाम लिखा हुआ रहता है, वो नाम वो इसीलिए लिखा रहता है कि वहीं वो ट्रीटी हुई थी। आफ्टर शिवाजी महाराज, द रियल पावर इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुअली पास्ड टू, तो भाई शिवाजी महाराज के बाद पेशवाओं के पास ही पावर आ गई थी। इसी के साथ में ये सेशन अपन पूरा करते हैं और अब अपन अराइवल ऑफ यूरोपियन यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और होपफुली इस महीने के एंड से पहले पहले सारे सेशंस कंप्लीट कर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के भी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड। जय हिंद।